लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी करते होंगे। जी हाँ, इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है चैनल पर भी और आपके सूबों में भी। जी हाँ, पंजाब में ख़वातीन उम्मीदवारों का इंटरव्यू आजकल चल रहा है और अभी हाल ही में ग़ालिबन मर्द उम्मीदवारों का इंटरव्यू अपने अख्ताम को पहुंचा है। तो बहरहाल जब आपकी बारी आए, जब आपका इंटरव्यू होने वाला हो, तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि नासिर काज़मी के मुतल्लिक आज की वीडियो है। आज जिस इंटरव्यू शख्सियत को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी को देखेंगे, जिसकी तसनीफ़ात का मुताला करेंगे और जिसके फ़न और फ़िक्र पर बात करेंगे और ज़िंदगी के दीगर गोशों पर रोशनी डालेंगे, वो है नासिर काज़मी। आज की इस वीडियो के लिए आपने बहुत ज़्यादा फरमाइश भी की थी, इसरार भी किया था और मेरा जो इनबॉक्स है वो आपके इस तरह के मैसेजेस से, पैगामात से भरा हुआ है कि सर नासिर पर वीडियो कब आएगी, सर कब आएगी? आपने वादा किया था कि वीडियो अपलोड की जाएगी, तो कब की जाएगी? तो बहरहाल वो कब तो मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता और आप जानते हैं कि जिस तरह की वीडियोस में पेश करता हूँ वो मेरी मेहनत का नतीजा होती हैं और वो मेहनत जो है वो किसी एक किताब से का मुताला करके नहीं की जा सकती और उसको उन तमाम चीज़ों को देखना, पढ़ना, यकजा करना और फिर उनमें से अपने काम की चीज़ें निकाल कर आपके लिए पेश करना। बहरहाल ये बड़ा प्रोसेस है, बड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि आपके लिए इल्म का सामान मुहैया कर सकूँ। तो बहरहाल नासिर काज़मी की ये वीडियो आपके लिए पेश की जा रही है। जो भी सवाल हो, एक तो इंशाअल्लाह कोई भी सवाल आपके ज़हन में जैसे ही उभरेगा तो उसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपको लगे कि अभी भी तशनगी बाकी है और ज़ाहिर है कि इल्म एक समंदर है और उस समंदर के चंद कतरे मैंने आपके लिए यहाँ पर पेश किए हैं। अगर कहीं पर कोई भी सवाल आपके ज़हन में आए नासिर के हवाले से, तो कमेंट में पूछिए या जो यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, हस्बे मामूल आपको क्या करना है? हस्बे रिवायत कहना चाहिए जी। हस्बे रिवायत आपको ये करना चाहिए कि आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन देखना है। अगर नेट फ्री का है मतलब अनलिमिटेड है, तो फिर चैनल के साथ खुलूस वाला मामला इस तरह कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा बार देखें, घर का काम काज कीजिए, बाहर जाएँ, दोस्तों के साथ बैठें, मोबाइल आपके सामने पड़ा हो, उसमें नेट हो और अनलिमिटेड हो तो उसको प्ले करके बैठ जाएँ। इससे आपका खुलूस हम तक पहुँचेगा, हमें हौसला मिलेगा और दीगर शोरा और उदबा पर भी हम काम करेंगे और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। तो आज की वीडियो है नासिर काज़मी पर। तो नासिर काज़मी के हवाले से सबसे पहला सवाल जो किया जा सकता है या करना चाहिए, अगर मैं इंटरव्यू लूँ तो मैं सबसे पहले उनके तारुफ़ के हवाले से आपसे बात करूँगा। अगर सिर्फ़ इंटरव्यू का मौजू नासिर हो, तो अगर उनके तारुफ़ की बात करें और उनके तालीमी सफ़र के बारे में बात करें तो क्या सवाल हो सकता है? नासिर काज़मी के ज़ाती कवाइफ़ और तालीमी सफ़र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? सर नासिर काज़मी अपने नाना के घर मोहल्ला काजीवाड़ा में अम्बाला में 8 दिसंबर 1925 को पैदा हुए। उनका असल नाम नासिर रज़ा था। उनका नाम नासिर ही उनका तख़ल्लुस था। ख़ानदानी निस्बत से काज़मी कहलाते थे। बतौर अदीब नासिर काज़मी के नाम से मारूफ़ हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सुल्तान बिन शरीफुल हसन था। उनकी वालिदा का नाम कनीज़ा मोहम्मदी था। उनका ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से था जो अपनी इल्मी बसीरत की बिना पर ख़ास शोहरत रखता था। नासिर के वालिदैन तालीम याफ्ता थे। उनके वालिद नायब तहसीलदार पुलिस इंस्पेक्टर रहे, यानी आप यूँ समझिए कि नायब तहसीलदार वो फ़ौज में थे। ठीक है जी। और इस मुलाज़मत के सिलसिले में उनको अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क का सफ़र भी करना पड़ा। यहाँ पर मैंने वजाहत कर दी है कि नासिर ने एक जगह लिखा है कि उनके वालिद फ़ौज में थे, तो फ़ौज में सूबेदार थे। ठीक है जी। 1949 में उनका इंतकाल हुआ। नासिर की वालदा भी नेक सीरत ख़ातून थी। वो शायरी से शगफ़ भी रखती थीं। नासिर की शेरी तरबियत और रग़बत में उनका अहम किरदार रहा।
अहद गुज़िश्ता और असर हाज़िर का बेहतरीन कलाम उन्होंने वालिदा की ज़बानी ही सुना और समझा। उन्हें दिमाग की बीमारी लाहक थी जिसके बायस उनका इंतकाल हुआ। नासिर के वालिद ने 2 शादियाँ की। नासिर के 2 भाई थे। बड़े भाई पहली वालिदा से थे, जबकि अंसर रज़ा उनके छोटे भाई थे। पहली वालिदा से हमीदा नामी एक बहन भी थी जिसका इंतकाल नौजवानी में ही हो गया था। सर नासिर के तालीमी सफ़र पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने घर से ही हासिल की। उन उलूम में फ़ारसी और उर्दू शामिल थे। फिर जमात नेशनल हाई स्कूल पेशावर से पढ़ा और मैट्रिक का इम्तिहान जमात मुस्लिम हाई स्कूल अम्बाला से पास किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से 1945 में इंटरमीडिएट किया। उन्होंने बीए में दाखिला लिया था लेकिन अभी मुकम्मल भी ना कर पाए थे कि तकसीम का वाक़या हो गया, तकसीम हिंदुस्तान, जिसके नतीजे में हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया और उन्हें बीए नामुकम्मल छोड़कर हिजरत करनी पड़ी। तालीमी सिलसिला ख़त्म होने का अफसोस उन्हें उम्र भर रहा। यहाँ तक बात हुई नासिर के तारुफ़ के हवाले से, कहाँ पैदा हुए, वालिद कौन थे, वालिदा कौन थी, उनके नाम क्या थे, भाई बहन कौन से थे, उनके नाम क्या थे, कितने थे, और नासिर कब पैदा हुए, ठीक है जी, और उनका तालीमी सफ़र क्या था। तो हमने देखा कि उन आखिरी जो तालीमी डिग्री उनके पास मौजूद थी वो इंटरमीडिएट थी और बीए में उन्होंने दाखिला लिया था, लेकिन हिजरत के बायस वो बीए को मुकम्मल ना कर पाए। अगला जो सवाल है वो है नासिर काज़मी के सहाफ़ती और मुलाज़मती सफ़र के बारे में आप क्या जानते हैं? सर हिजरत करके नासिर अम्बाला से पाकिस्तान पहुँचे तो उनके सामने ज़रूरियात ज़िंदगी मुँह खोले खड़ी थी। ऐसी सूरत हाल में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। नौकरी के लिए उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था क्योंकि इसकी पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन अब ज़रूरत थी, लेकिन कोई रास्ता ना सूझता था। उन्हें हिजरत के बायस तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी थी और मौजूदा तालीमी लियाकत के बलबूते पर उन्हें किसी ऐसी मुलाजमत का हुसूल मुमकिन नज़र ना आता था जिससे ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी पूरी हो सकें। मुलाजमत की अदम मौजूदगी के बायस इब्तदाई दिन उन्होंने वालिदा के ज़ेवरात फ़रोख्त करके गुजारा किया, लेकिन ये मुस्तकिल हल ना था। उनके ज़ेर साया छोटे भाई भी थे जिन्हें पढ़ने के लिए नासिर ने खाला के पास भेज दिया था। ज़ेवरात से मिले हुए पैसे ख़त्म हुए तो उन्होंने कर्ज़ा लेना शुरू किया जो कि बढ़ता ही गया। हालात इतने खस्ता होते चले गए कि अपनी डायरी में नासिर ने एक जगह लिखा है कि एक दिन उन्होंने सिर्फ ठंडे पानी का नाश्ता किया था। बहुत कोशिशों के बाद वो औराके 9, जी आप देखिए कि ये MS वर्ड की कारस्तानी है कि औराके 9 को यहाँ पर जो शेप आपको नज़र आ रहा है वो है और के 9, जबकि और के 9 नहीं है, ये औरा के 9 है। तो इसको औरा के 9 ही पढ़ा और समझा जाए। बहुत कोशिशों के बाद वो औरा के 9 के मुदीर बनाए गए। ये साल 1950 था। ये इदारत उन्होंने 1 साल तक की। उसके बाद उन्होंने मियाँ बशीर के रिसाले हुमायूं में बतौर जॉइंट एडिटर काम करना शुरू किया। इस रिसाले में उन्होंने 5 बरस तक काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक पर्चा ख़याल के नाम से निकाला। 1958 में वो महकमाए समाजी बहबूद हुकूमत पाकिस्तान में बतौर लाइज़न ऑफ़िसर मुकर्रर हुए। उसके बाद उनकी मुकर्ररी असिस्टेंट ऑफ़िसर विलेज एड के तौर पर 1959 में हुई। ये भी हुकूमती इदारा था। 1964 में उन्होंने इस मुलाजमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इसी दौरान उन्होंने महकमा एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन में ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम किया और आखिर उन्होंने इस मुलाजमत को भी छोड़ दिया। बाद अज़ा नासिर ने रेडियो पाकिस्तान से वाबस्तगी इख्तियार कर ली और तादम मर्ग इसी इदारे से वाबस्ता रहे। रेडियो पर वो स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे। इन्हीं मुलाजमतों के दौरान उन्होंने हम लोग की अदारत भी की थी। नासिर काबिल आदमी थे। ऐसा मुमकिन ना था कि उन्हें अच्छी मुलाजमत ना मिल सकी हो, यानी वो इतने काबिल थे कि ये कहा ही नहीं जा सकता कि उन्हें अपनी काबिलियत की बिना पर मुलाजमत ना मिल सकी। तो क्या वजह रही होगी?
या ऐसा हो कि किसी ने उनको पेशकश ही ना की हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। असल में बात ये थी कि वो इस मिजाज के ही ना थे जो मुलाज़मत के लिए मौजू होता है। वो अपने चंद करीबी दोस्तों को मुलाज़मती सफ़र में बिखरता हुआ देख चुके थे, यानी उनके दोस्त परेशान रहते थे। परेशान क्यों रहते थे? आपका जो अफ़सर है वो आपको नहीं पसंद, वो अच्छे अखलाक का आदमी नहीं है, लेकिन चूँकि आप उसके मातहत हैं लिहाज़ा आपको उसके मूड के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो गलत को सही कहे तो आपको कहना पड़ेगा कि जनाब ये तो बिल्कुल सही है, दुनिया गलत कह रही है, आप सही कह रहे हैं। तो ये वाला जो मिज़ाज है, ये मुलाज़मत के लिए अक्सर व बेशतर यही मिज़ाज चाहिए होता है। और जो इस मिज़ाज के ख़िलाफ़ लोग होते हैं, यानी जिनका मिज़ाज इस मिज़ाज से मुताबिकत नहीं रखता और वो मजबूरन उनको ज़रूरत होती है और वो मुलाज़मत कर रहे होते हैं, तो वो समझे कि उनका जो जो वक़्त गुज़रता है हर रोज़ उनके लिए बड़ा मुसीबत भरा होता है और वो यानी उस जॉब में, उस मुलाज़मत में उनको लुत्फ़ नहीं आता। वो दिल नहीं करता उनका, लेकिन चूँकि मजबूरी है और उनका कोई ज़रिया माश नहीं होता और नौकरियों का मिलना बड़ा मुश्किल काम है आजकल, तो वो करने पर मजबूर होते हैं। और ना सिर्फ़ आजकल बल्कि ये उस दौर की बात हो रही है जब पाकिस्तान नया बना था, जब मुल्की वसाइल कम थे और जो मुलाज़मतें थीं, जो अच्छी मुलाज़मतें थीं, वो अ, इतनी आसानी के साथ नहीं मिल जाती थीं। ठीक है जी। तो नासिर को भी जो कोई ऐसी मुलाज़मत नहीं मिल सकी जो वो डिज़र्व करती थी या जिस लेवल के, जिस सतह के वो आदमी थे। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि उनका मिज़ाज ऐसा नहीं था कि वो किसी के मातहत बनकर वहाँ पर, यानी जिस इदारे में वो काम करे वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें। बहरहाल वो अपने चंद करीबी दोस्तों को इस मुलाज़मती सफ़र में परेशान होता हुआ देख रहे थे, इसलिए ख़ुद को इसके लिए कभी दिल से आमादा ना कर पाए थे। लेकिन मुलाज़मत के सिवा चारा भी ना था कि ज़िंदगी बहरहाल गुजारनी थी और उसके लिए ज़रिया माश का होना भी लाज़िम था। यही वजह है कि उन्होंने आम लोगों की तरह किसी एक मुलाज़मत को कबूल करके उम्र भर जारी ना रखा, बल्कि उकताहट होने पर वो मुलाज़मत छोड़ देते थे और फिर ज़रूरत पड़ने पर कोई और मुलाज़मत इख्तियार कर लेते थे। ये तर्ज़ अमल उनके इस मख़सूस मिज़ाज की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अगर सवाल किया जाए, ये तो था उनकी पैदाइश पर बात हुई, उनके फैमिली बैकग्राउंड पर, जो उनका ख़ानदानी हसब नसब था उस पर बात हुई। फिर उनके तालीमी सफ़र की बात की कि कहाँ से पढ़ा उन्होंने। उसके बाद बात हुई, अगर पूछा जाए कि मुलाज़मत कहाँ-कहाँ की, किन-किन इदारों में वो रहे, तो उस पर भी हमने बात की। असल जो नासिर को हम जानते हैं वो उनकी मुलाज़मत, उनकी पैदाइश, उनकी तालीम के हवाले से नहीं जानते हैं, उनकी तख्लीक़ात की वजह से जानते हैं। तो अब सवाल पेश किया जा रहा है, इसका जवाब गौर से, बल्कि इंतहाई गौर से सुनिएगा, बल्कि देखिएगा भी। नासिर की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे और कब हुआ? सर नासिर काज़मी अपनी वालिदा के करीब रहे और मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि उनकी वालिदा शायरी से शगफ़ और शेरी इसरार व रमूज़ से वाक़फ़ियत रखती थीं। एक तरफ घर के अदबी माहौल ने नासिर को अदब की तरफ राग़िब किया, दूसरी तरफ उनकी तबीयत ने उन्हें इस जानिब तहरीक दी। नासिर की तबीयत को फ़ितरत से गहरी मुनासबत थी। पुरकशिश मनाज़र और सहर अंगेज़ मौसम उन्हें हमेशा से भाते थे। यानी पुरकशिश मनाज़र और सहर अंगेज़ मौसम उन्हें पसंद थे। फूल, पत्तियाँ, पहाड़, दरख्त, नाले, नदियाँ, गर्ज़ की वो तमाम चीज़ें जो फ़ितरत की खूबसूरती में इज़ाफ़ा करती हैं, वो नासिर को अपनी तरफ खींचती थीं। वो इन सारे मनाज़र को अपनी गिरफ़्त में लाना चाहते थे, जो कि हकीकी तौर पर मुमकिन न था। इसलिए उन्होंने ये काम शायरी से लिया। शायरी शुरू करने के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि भई क्यों शायरी शुरू की? कोई भी शायर जब शेर कहना शुरू करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो इसी तरह जब नासिर ने शायरी शुरू की तो उसके पीछे वजह कौन-सी थी? क्या रीज़न क्या था? सबब क्या था? तो इस हवाले से वो एक जगह खुद लिखते हैं कि शायरी असल में शुरू मैंने इसलिए की कि यूँ लगता था कि जो खूबसूरत चीज़ें मैं फ़ितरत में देखता हूँ वो मेरे बस में नहीं आती। कुछ वक्त जो मर जाता है वो ज़िंदा दोबारा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि शायरी में ज़िंदा हो सकता है, इसलिए मैंने शायरी शुरू की। मिसाल के तौर पर एक मंज़र है जो आप देख रहे हैं, अब वो मंज़र 1 घंटा, 2, 3, 4, 5 जितना वक्त आप उस मंज़र के साथ रहे, फिर मौसम बदला या आप कहीं चले गए और वो मंज़र आपकी आँखों से दूर हो गया,
तो अब वो दोबारा आपके हाथ आने वाला नहीं है, वो जो जब था तब था, अब नहीं है। तो चूँकि ये इनको फ़ितरत से गहरा लगाव था, तो नासिर चाहते थे कि इन लम्हों को मैं कैद कर लूँ। तो कैद करूँ तो कैसे करूँ? अब इंसान के पास ऐसी कोई क़ुव्वत नहीं है कि वो किसी मंज़र को कैद कर सके, सिवाय इसके कि वो अपनी तख़लीक़ात में कैद कर सके। तो इन्होंने शायरी इसलिए शुरू की क्योंकि ये अपने अशार के ज़रिए उस मंज़र को अपने लफ्ज़ों में, अपनी डायरी में, अपने यहाँ कैद कर लेते थे, अपनी गिरफ़्त में उनकी वो चीज़ें आ जाती थीं। तो शायरी शुरू करने की वजह ये थी। आपने देखा कि इन्होंने क्या लिखा कि कुछ वक़्त जो मर जाता है वो ज़िंदा दोबारा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि शायरी में ज़िंदा हो सकता है, और इस पॉसिबिलिटी की वजह से उन्होंने शायरी शुरू की। मेरी आवाज़ जाने आपको कैसी आ रही होगी, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आवाज़ आपको न सिर्फ़ दुरुस्त सुनाई दे, बल्कि इसको मैं आखिर तक पढ़ भी लूँ, क्योंकि ये एक तवील डॉक्यूमेंट है। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद ये तमाम सवालात समझने, पढ़ने और बार बार सुनने के बाद नासिर के हवाले से आप कहेंगे कि अब हमें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, जितनी किताबें मिलें उतनी किताबें पढ़िए। मैंने ये कोशिश की है कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो जो चीज़ें नासिर के हवाले से पूछी जा सकती हैं उनको एक जगह में आपके लिए पेश करूं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप दूसरी किताबें ना पढ़ें। ये ऐसा ही है, हमेशा मैं कहता हूं जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, अगर यूट्यूब पर कोई और साहब या कोई और साहिबा या कहीं पर भी किसी भी चैनल पर कोई साहब भी पढ़ा रहे हैं नासिर के हवाले से कोई भी मालूमाती चीज़ हो तो 1000 बार देखिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यहाँ आपको क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेंगी। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बेहतरीन चीज़ मैंने कोशिश की है, इंसान कोशिश कर सकता है। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए पेश करूँ। अगर आपको लगे कि ये फ़ायदेमंद है तो आप मेरे साथ रहिए इस चैनल पर, इस चैनल को देखिए। और अगर आपको लगे कि नहीं भाई, नासिर के हवाले से इससे और मज़ीद अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, तो पहली फ़ुर्सत में आप उन चैनल्स की तरफ जाएं और उनको देखें। ठीक है जी। तो ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर अपना वादा पूरा कीजिएगा, यानी मुकम्मल ऑनलाइन ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो उन्होंने शायरी इसलिए शुरू की क्योंकि वो उन मनाज़िर को अपनी गिरफ्त में लाना चाहते थे। सर, इसके अलावा नासिर अपने मुतल्लिक़ ये भी एतराफ़ करते हैं कि उनका मिजाज बचपन से ही आशिकाना था। एक पहली बात क्या, वो वक्त को कैद करना चाहते थे। दूसरी बात क्या कि उनका मिजाज आशिकाना था। जो ये रोमानवी शायरी आप पढ़ते हैं, वो रोमानवी रंग आपको नज़र आता है नासिर के यहाँ, तो वो देखिए। फितरती मनाजिर से बेहद लगाओ, घरेलू अदबी माहौल और आशिकाना मिजाज, इन 3 अवामिल ने मिलकर नासिर को शायर बना दिया। सर, 13 बरस की उम्र में उन्हें एक लड़की हुमैरा से इश्क हुआ और उन दिनों उन्होंने कुछ छोटी नज़में कहीं। यानी गज़ल के बेहतरीन शायर नासिर काज़मी ने शायरी का आगाज़ गज़ल से नहीं बल्कि नज़्म से किया। वो मीर और अख्तर शीरानी को बड़े चाव से पढ़ते थे। वालिदा के कहने पर उन्होंने गज़ल की तरफ कदम बढ़ाया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी यादाश्त के मुताबिक उनका पहला शेर जो कम उम्री में उन्होंने लिखा था वो ये था, कबूल हैं जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, कबूल हैं जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, वो जी रहे हैं हकीकत में ज़िंदगी के लिए। क्या शेर है। कबूल हैं जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, वो जी रहे हैं हकीकत में ज़िंदगी के लिए। नासिर कहते हैं कि उनकी यादाश्त के मुताबिक सबसे पहले जो शेर उन्होंने लिखा था वो ये शेर था। और मैं हैरान हूँ ये देखकर कि इतनी पुख्तगी ना सिर्फ फ़िक्री हवाले से बल्कि फ़नी हवाले से भी। और उम्र देखिए कि 13 बरस की उम्र है, यानी जो शायर होता है वो शुरू से ही शायर होता है। जी, आगे बढ़ते हैं कि नासिर ने इब्तिदा में अपनी वालिदा से इस्लाह ली और उनके बाद उन्होंने बाकायदा किसी से इस्लाह नहीं ली। अलबत्ता हाफिज़ होशियारपुरी उनके करीबी दोस्त थे, जो कि उनके अज़ीज़ दोस्तों में से थे। उनसे वो मशवरा कर लेते थे, मशवरा सुखन कर लेते थे। नासिर ने अवाइल जवानी यानी 1948 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में मुनक़दा एक मुशायरे में हिस्सा लिया। इस मुशायरे में अख्तर शीरानी समेत कई नामवर शोरा मौजूद थे, लेकिन नासिर की गज़ल ने मुशायरा लूट लिया। यही वो मुशायरा था जिसने नासिर
जिसमें नासिर ने गज़ल पढ़ी थी और गज़ल पढ़कर मुल्क गिर शोहरत हासिल की और बतौर शायर उन्हें पूरा पाकिस्तान जानने लगा था। वो मारूफ़ गज़ल कौन सी थी? चलें, ये तो आपने बता दिया कि उस इस्लामिया कॉलेज में जो मुशायरा हुआ था उसके बाद उनकी शोहरत फैली, लोगों ने उन पर लिखा या उन्होंने मुख्तलिफ़ रसायल, लोगों ने कहा कि हमारे रसायल में लिखिए। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो गज़ल कौन सी थी, तो गज़ल आपने सुनी हुई है लेकिन आपको नहीं पता कि ये उनकी वो पहली गज़ल थी जो उन्होंने पहली बार मुशायरे में गाई थी। यानी मुशायरे में अच्छा, वो तरन्नुम से अपनी गज़लियात पढ़ते थे, तहतुल लफ्ज़ नहीं पढ़ते थे, तरन्नुम के। उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, आगे तफ़सील आएगी। तो गज़ल के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपके लिए गज़ल पेश खिदमत है, तो ज़रूर उसको भी सुनिए। होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी। ए दिल किसे नसीब ये तौफ़ीक़ इस्तराब, मिलती है ज़िंदगी में ये राहत कभी कभी। जोशे जुनूं में दर्द की तुग़यानियों के साथ, अश्कों में ढल गई तेरी सूरत कभी कभी। तेरे करीब रह के भी दिल मुतमईन न था, तेरे करीब रह के भी दिल मुतमईन न था। गुज़री है मुझ पे ये भी क़यामत कभी कभी। कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख़याल था, यूं भी गुज़र गई शबे फ़ुरक़त कभी कभी। और ये शेर देखिए, बड़ा मशहूर शेर है और आज भी मशहूर है। ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद, ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद, महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। तो ये वो गज़ल थी। अगर आपसे कहा जाए कि वो गज़ल सुनाइए या उस गज़ल के चंद अशार सुनाइए, तो आप ये अशार याद कर लें और वहाँ पर ये सुनाइएगा। इन अशार को याद करने का फ़ायदा ये है, एक तो सवाल के हवाले से, यानी उस मुशायरे की यादगार के तौर पर ये अशार आपको याद होंगे, और दूसरे कोई अगर ये सवाल करे कि नासिर के का कोई शेर सुनाइए या नासिर की कोई गज़ल सुनाइए, तब भी आप ये गज़ल पेश कर सकते हैं। यानी एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि आप ये दो शिकार कर सकें। तो ये गज़ल याद कीजिए। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है? आपने बताया कि नासिर ने तख्लीक का आगाज़ शायरी से किया था। उनका पहला शेरी मजमुआ कौन सा था और कब शाया हुआ था? तो सवाल क्या किया गया कि नासिर का पहला मजमुआ कौन सा था और कब शाया हुआ था? तो इसका जवाब हम क्या देंगे कि सर नासिर काज़मी का पहला शेरी मजमुआ बरगने के नाम से 1952 में छपा। गज़लियात पर मबनी इस मजमुए का इंतसाब वालिद मरहूम और वालिदा मरहूमा के नाम है। एतबार नगमा के उन्वान के तहत इस किताब का दीबाचा नासिर ने ख़ुद लिखा है। बाद अज़ां इसके कई इजाफ़ा शुदा एडिशन छपते रहे। आखिरी इजाफ़ा शुदा एडिशन 1957 में छपा था। इस मजमूए की अहम बात यह है कि ये नासिर की ज़िंदगी में छपने वाला ये उनका पहला और आखिरी मजमूआ था। दूसरे मजमूए उनकी वफ़ात के बाद शाया हुए। इस मजमूए की तरतीब में नासिर ने यह ख़याल रखा कि जो कमज़ोर गज़लें थीं उन्हें जगह ना दी, बल्कि सिर्फ़ वही गज़लें शामिल कीं जो पहले से मकबूल व मारूफ़ थीं और अदबी दुनिया में दाद पा चुकी थीं, और वो जो अभी मंज़र आम पर नहीं भी आई थीं लेकिन नासिर के नज़दीक ज़्यादा अच्छी थीं, उन्हें शामिल किया गया। यूं ये मजमुआ सरापा इंतखाब मालूम होता है। यही वजह है कि नाक़दीन नासिर के इस मजमुए को उनका बेहतरीन मजमुआ कहते हैं। ख़ुद नासिर भी अपने इस मजमुए को बहुत पसंद करते थे। इस मजमुए की इनफरादियत यह है कि इसमें नासिर की ज़िंदगी के उस वक्त के तमाम तर पहलुओं को महसूस किया जा सकता है। अच्छा, इस हवाले से मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। पहले तो आप इस सवाल के साथ ये जवाब भी याद कर लीजिए कि अगर पूछा जाए कि नासिर की ज़िंदगी में कितने मजमूए कलाम मंज़र आम पर आए, तो आप कहेंगे सिर्फ़ एक, बरगने। ठीक है जी। बाकी जो दूसरे उनके मजमूए हैं जो उनकी कुलियात में भी शामिल हैं, तो वो उनकी वफ़ात के बाद उनके फ़र्जंदों ने कोशिश करके वो शाया कराए
और हमारे पास वो पहुँचे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मजमुआ जो है बरगने के नाम से वो मंजर आम पर आया। दूसरा वाक़या ये है, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ शायद आज आप तक बेहतर अंदाज से ना पहुंच सके, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और ये मुझे ही पता है कि किस मुश्किल से मैं ये तमाम चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन वही वाली बात कि चूँकि बार बार कहा गया कि सर नासिर के हवाले से वीडियो चाहिए, हमने उसको पसंदीदा शायर के तौर पर तैयार किया है, रखा हुआ है, तो इस हवाले से हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार है। तो बस समझिए कि उस वादे की तकमील के लिए, क्योंकि मैं कह चुका था कि मैं कर दूंगा, तो उस तकमील के लिए ये हो रहा है, वरना मेरा इरादा नहीं था कि इस हालत में आपसे गुफ्तगू कर सकूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं, लेकिन गला जो है वो बेहतर अंदाज से वैसा नहीं है जैसे आमतौर पर होता है, इसलिए आवाज़ आपको शायद अच्छी ना आती हो, डबलिंग में आती हो। लेकिन बहरहाल गुजारा कीजिए और नासिर को सुनिए और पढ़िए। अच्छा, वाक़या मैं आपको क्या सुनाना चाह रहा था? वाक़या ये सुनाना चाह रहा था कि नासिर की मोहब्बत अपने इस पहले मजमूए से कैसी थी, बरगने से कैसी थी। जब उनकी शादी हुई तो वो कहते हैं कि जब वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास गए तो उनसे कहा कि मैं आपसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप के इल्म में होना ज़रूरी है। तो उन्होंने पूछा कौन सी बात? तो नासिर ने कहा कि आपसे पहले भी मेरी एक शादी हुई है और मेरी एक बीवी मौजूद है। तो बड़ी परेशान हुई और बिल्कुल गुमसुम, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, दिल में कह रही थी वो, और बड़ी मतलब उनके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। तो नासिर समझ गए कि क्या मामला है, तो उन्होंने बरगने जो है, जो उनकी शेरी किताब है, जो उनका मजमुआ है, जो उनकी ज़िंदगी में आया, वो उनके सामने रख दिया कि आपसे पहले जो मेरी शादी हुई है वो मेरी इस किताब के साथ हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो अंदाज़ा, फिर उनकी बेगम खुश हुई और मुस्कुराई कि चलें ये तो मजाक था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नासिर को ऐसी मोहब्बत थी अपनी इस किताब के साथ। ठीक है जी, तो ये उनका, और आप पढ़ें, अगर आपको नासिर को पढ़ना है और पढ़ने का आगाज़ करना चाहते हैं तो बरगने से कीजिए। जो भी उनकी मकबूल और मारूफ़ गज़लियात हैं, चीज़ें हैं, वो आपको इस मजमूआ कलाम में मिलेंगी। अच्छा, नासिर का दूसरा शेरी मजमूआ दीवान के नाम से कब शाया हुआ और उसमें कौन सी असनाफ से मुतल्लिका तख्लीक़ात मौजूद थीं? ये सवाल किया जाए तो जवाब क्या होगा? सर, दीवान उनका दूसरा शेरी मजमुआ था। ये मजमुआ नासिर की वफ़ात के चंद माह बाद यानी 1972 में मंजर आम पर आया। हालांकि ये मजमुआ नासिर की ज़िंदगी के बाद छपा, लेकिन इसमें मौजूद तमाम तर कलाम नासिर ने ख़ुद तरतीब दिया है। ये मुकम्मल तौर पर गज़लियात का मजमुआ है, जबकि आखिर में मुतफ़र्रिक़ अशार भी दिए गए हैं, यानी ये भी बरगने की तरह गज़लियात का ही मजमुआ है। नासिर की किताब पहली बारिश के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि सर 1975 में नासिर का तीसरा मजमुआ, जी हाँ, शेरी मजमुआ पहली बारिश के नाम से शाया हुआ। इस किताब की खूबसूरती और इनफरादियत ये है कि ये किताब 24 मुसलसल गज़लों पर मबनी है। यानी इस किताब में कितनी गज़लियात हैं? 24 गज़लियात हैं। और वो गज़लियात क्या हैं? गज़लें मुसलसल की मिसाल हैं और गज़लें छोटी बहर की हैं। ये गज़लें सहले मुमतना की बेहतरीन मिसालें हैं। इन गज़लों को एक साथ एक ही नशस्त में पढ़ा जाए तो महसूस होता है कि नासिर कहानी सुना रहे हैं, जो कि उनके ख्वाबों की कहानी है। अदब में ये एक खुशगवार और हैरत अंगेज़ तजुर्बा था। ठीक है जी, तो पहली बारिश, अब हमने तारुफ़ किन किन किताबों का किया? बरगने, दीवान, पहली बारिश। इसके अलावा इनकी एक और किताब भी है, निशात ख्वाब। तो ये अगर सवाल किया जाए कि नासिर की किताब निशात ख्वाब में भी सिर्फ गज़लें ही हैं, क्योंकि जो गुज़िश्ता तीनों किताबें हमने बताईं उनमें बरगने में भी गज़लें हैं, दीवान में भी गज़लें हैं, और इनकी एक किताब है पहली बारिश, वो तो है ही 24 गज़लों पर मबनी। तो क्या निशात ख्वाब जो पहली बारिश के बाद आई उसमें भी गज़लें हैं? सर, नासिर की किताब निशात ख्वाब में गज़लों के साथ दीगर असनाफ़ शेर से मुतल्लिका कलाम भी मौजूद है। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि आप
आपको जो एडिशन आपके पास हो, मेरे पास इस किताब के 3 एडिशन हैं जो कि मुझे मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से मैंने उनको उन तक रसाई हासिल की। अच्छा, अब एक एडिशन ऐसा था जिसमें गज़लियात कुछ मौजूद थीं, एक था जिसमें गज़लियात थीं ही नहीं, और एक था जिसमें सिर्फ़ नज़में थीं, और एक था जिसमें उन नज़मों का सिर्फ़ दूसरा हिस्सा था। तो बहरहाल हम पहले एडिशन की बात करते हैं जो उनकी ज़िंदगी के बाद बहरहाल ये किताब छपी, लेकिन जो पहला एडिशन छपा था इस हवाले से जो तफ़सीलात मिल सकी हैं तहकीकी मकालों से, और मैं आपको ये बात बताता चलूँ, बल्कि आपके इल्म में है कि जो भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं, मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी तमाम तर जो भी शख्सियात पर जो भी हमने वीडियोज़ बनाई हैं उन तमाम वीडियोज़ में जो भी मालूमात आप तक पहुंचाई गई हैं वो मालूमात किसी गाइड, किसी इंटरनेट के किसी सोर्स से, और किसी इस तरह की फ़ेसबुक की पोस्ट से, किसी नए दानश्वर की जो फ़ेसबुक के दानश्वर होते हैं उनकी समझें कि सोच का नतीजा नहीं है। ये तमाम ये जो मालूमात आप तक पहुँचाई जाती है ये उस शख्सियत पर, जैसे कासमी साहब की वीडियो बनाई थी तो उनकी शख्सियत पर जो तहकीकी मकाले लिखे गए PhD सतह के, तो उनमें से वो मालूमात ली गई। मंटो पर जो बात हुई तो वो भी वही काम किया। और इस बार नासिर के हवाले से जो वीडियो पेश की जा रही है, जो इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इस पर इस वीडियो में जो मालूमात है, जो जवाबात जिन किताबों से लिए गए हैं, मालूमात जिन किताबों से अख़ज़ की गई है, वो किताबें जो हैं वो आम किताबें नहीं हैं, वो तहकीकी मकाले हैं जो कि PhD सतह के हैं, जिनमें डॉक्टर नाहिद कासमी की किताब भी है, डॉक्टर हसन साहब की किताब भी है, हसन रिज़वी साहब की किताब है। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान से एक तहकीकी मकाला मंज़र आम पर आया था PhD सतह का नासिर पर, तो उस किताब से भी, उस तहकीकी मकाले से भी इस्तिफ़ादा किया गया है। मुझे आप तक की चीज़ें पहुंचाने में मैं बार-बार इसलिए कह रहा होता हूं क्योंकि आपको लगता है कि सर जो है वो जानबूझकर देर कर रहे हैं, लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू हो रहा है और हमें वीडियो देर से मिलती है। तो वीडियो देर से मिलने का सबसे बड़ा सबब ये होता है। अब ये देखें, आपके पास 33 सफ़ात हैं जो मैं आपको सुनाऊँगा, पढ़ के सुनाऊँगा, जो आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक, अब ये 33 सफ़ात जो हैं मैंने कहीं से लेकर कॉपी पेस्ट करके रखी नहीं है। इन 33 सफ़ात को मैंने कंपोज़ किया है, फिर इनको प्रूफ किया है, फिर आपके लिए इसको वीडियो की सूरत इस शेप में लाया जा रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है। उसके बाद जो है वो क्रॉपिंग होगी, और मैं ज़्यादा एडिटिंग तो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि ये कपड़ों का चैनल नहीं है, ये फ़ैशन का चैनल नहीं है। सादा सी वीडियोज़ होती हैं मेरी, लेकिन उनमें मालूमात ख़ास होती है तो वो आपके लिए पेश की जाएगी। तो बहरहाल, और ये वीडियो चूँकि लंबी होती हैं लिहाजा बहुत पावरफुल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है जो कि यूट्यूब चैनल पर फिर वो अपलोड हो सकें। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर देर होती है तो इन कामों की वजह से होती है। तो नासिर की किताब जो है निशात ख्वाब में गज़लों के साथ दीगर असनाफ़ शेर या से मुतल्लिक़ा कलाम भी मौजूद है, यानी नज़में भी हैं। जिस तरह कहा गया कि नातें, सलाम, रुबाइयात, कौमी नग़मे और कौमी नज़में भी शामिल हैं। ये किताब 1977 में मंज़र आम पर आई। निशात ख्वाब उनकी बड़ी खूबसूरत तवील नज़्म है। जो कि कसीदा और गज़ल की हैयत में लिखी गई है। नासिर के यहाँ गज़ल का रंग ऐसा गहरा मौजूद है, या उनके यूँ समझिए कि मिजाज को गज़ल से ऐसी मुनासबत है कि वो जब नज़्म लिख रहे होते हैं तो तब भी उनके जहन में वही गज़ल की हैयत और गज़ल का जो रंग है वो उनके यहाँ मौजूद होता है। तो आप अगर निशात ख्वाब पढ़ के देखिए, एक तो बर्ग ने पढ़िए, बल्कि अगर कोशिश करें आप तो उनकी पूरी कुलियात लीजिए। कुलियात नासिर बड़ी खूबसूरत किताब है, आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें निशात ख्वाब वाला जो हिस्सा है वो पढ़िए, उनकी नज़में भी पढ़िए, तो आपको लगेगा कि हम ये नज़्म नहीं पढ़ रहे हैं, ये उनकी गज़लें ही हैं। ठीक, मिजाज बिल्कुल वही है। मुझे लगता है कि नासिर ने शायद दूसरी नज़मों में दूसरी असनाफ़ में तबा आज़माई करने के लिए नज़में भी कहीं, वरना उनका जो जैसा मिजाज है तो उनको सिर्फ गज़ल ही कहनी चाहिए थी। जितना मैंने उनको पढ़ा है मुझे ये महसूस हुआ है। हो सकता है इस राय में तब्दीली
आए और मैं मज़ीद उनका मुताला करता जाऊँ या आप मुताला करें तो आपकी राय इस हवाले से अलग हो सकती है। बहरहाल नासिर जो है वो गज़ल का शायर है। बात हो रही थी निशात ख़्वाब की, तो निशात ख़्वाब उनकी बड़ी खूबसूरत तवील नज़्म है जो कि क़सीदा और गज़ल की हैयत में लिखी गई है। इसके अलावा शेर गरीब और नया सफ़र समेत बड़ी खूबसूरत नज़में इस किताब का हिस्सा हैं। अच्छा, और निशात ख़्वाब का भी तारुफ़ हो गया। उसके बाद सवाल अगर ये किया जाए कि नासिर काज़मी ने एक मंज़ूम ड्रामा भी लिखा था, इससे मुतल्लिक़ कुछ बताइए। जी सर, उन्होंने एक मंज़ूम ड्रामा सुर की छाया लिखा था जो कि 1981 में मंज़र आम पर आया। सर नासिर रेडियो से वाबस्ता थे, इसलिए उन्होंने रेडियो के लिए ये ड्रामा लिखा। 13 मनाज़िर पर मबनी ये ड्रामा स्टेज की बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक भी था और उसे महज़ आवाज़ों के ज़रिए रेडियो पर भी नशर किया जा सकता था। ये भरपूर तासर का हामिल लाजवाब ड्रामा है। गो कि उर्दू में इस तरह के ड्रामों की रिवायत बहुत पुरानी है, लेकिन नासिर के फ़न ने उसे मुनफ़रिद बना दिया है और यही इनफ़रादियत इस ड्रामे का ख़ासा है। अगला सवाल, नासिर ने कुछ बड़े शोरा के इंतखाब भी पेश किए थे, आप जानते हैं? यानी ये तख्लीक के अलावा उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो इंतखाब तरतीब दिए वो कौन से थे? जी सर, नासिर ने इंतखाब मीर, इंतखाब नज़ीर, इंतखाब वली और इंतखाब इंशा पेश किए। ये चारों इंतखाब इन शोरा के बेहतरीन इंतखाब हैं। अगर आपको मीर की शायरी पढ़नी है, आपको नज़ीर की शायरी पढ़नी है, इनकी जो कुलियात है मीर की, ठीक है, और जो नज़ीर की कुलियात है या दीगर इंशा का कलाम है, वली का कलाम है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम इनकी तख्लीक़ात हैं, इनकी जो कुलियात है वो बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम। जैसे मिसाल के तौर पर आप लें इंतखाब जो मीर की जो कुलियात है, उसमें देखें कितने दीवान हैं और कितनी वो ज़ख़ीम कुलियात है। लेकिन अगर आप मीर को पढ़ना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि बेहतरीन उनकी चीदा चीदा गज़लें पढ़ें या उनका इंतखाब आप पढ़ना चाहें, तो नासिर का इंतखाब जो उन्होंने किया इंतखाब मीर के उन्वान से, वो ज़रूर पढ़िए। नासिर जितने बड़े शायर थे उतने ही बड़े नसर निगार भी थे। आपकी राय उनकी नसरी खिदमात के बारे में क्या है? सर नासिर के मज़ामीन का वाहिद मजमुआ खुश्क चश्मे के किनारे 1986 में मंजर-ए-आम पर आया। ये मजमुआ उनके दोनों फ़र्जंदों बासिर सुल्तान काज़मी और हसन सुल्तान काज़मी ने मुरतब किया है। 39 मज़ामीन और 8 इक़्तिबासात पर मबनी ये नसरी किताब उनकी नस्र का ज़िंदा जावेद सबूत है। इसके अलावा उन्होंने रेडियो के लिए फ़ीचर लिखे, ज़ाती डायरियाँ उनकी मौजूद हैं, जो कि उनकी नस्र की समझे कि शानदार मिसालें हैं, नमूने हैं। और इंटरव्यू जो उन्होंने इंतज़ार हुसैन साहब को दिया आखिरी अयाम में, बड़े करीबी दोस्त थे इंतज़ार हुसैन, ये उर्दू अदब पर, उर्दू शेरी अदब पर समझें कि एक एहसान है इंतज़ार हुसैन का कि उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और ये ग़ालिबन यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। अगर आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो देखिए नासिर उसमें क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपने हवाले से। तो बहरहाल उनकी डायरियाँ देख सकते हैं, उनके जो स्क्रिप्ट उन्होंने रेडियो के लिए लिखे, क्योंकि वहाँ पर वो काम करते थे, उनमें उन तमाम चीज़ों में उनकी जो नसरी सलाहियतें थीं वो सामने आईं। अगला सवाल है, नासिर अम्बाला से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें अपने शहर से बहुत मोहब्बत थी, क्या उनकी शायरी में भी कहीं उनके शहर का ज़िक्र मौजूद है? जी सर, नासिर को यादों का शायर भी कहा जाता है और अम्बाला से उनकी खुशगवार यादें वाबस्ता थीं, जो तक़सीम के नतीजे में पाकिस्तान आने के बाद भी उन्हें सताती रहीं। नासिर की किताब निशात ख़्वाब में अम्बाला का ज़िक्र एक जगह यूँ मौजूद है, क्या लिखते हैं? अम्बाला एक शहर था, सुनते हैं अब भी है। अम्बाला एक शहर था, सुनते हैं अब भी है। मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी, मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी। ठीक है जी, तो ये अम्बाला से और याद कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जब मीर पहली बार जो है वो दिल्ली आए थे, तो बल्कि एक जगह वो आए थे,
दिल्ली नहीं आए थे बल्कि दिल्ली से एक और जगह आए थे, और वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, पहली बार देखा था मीर को लोगों ने, और मीर ने ऐसे अशार पढ़े थे अपने जिसमें उनके शहर का नोहा था। तो बिल्कुल ये अम्बाला के हवाले से जो नासिर का ये शेर है, इसके मिजाज को देखिए और उन अशार के मिजाज को देखिए। तो आपका काम क्या है, क्या छोटा सा होमवर्क आपके लिए क्या है कि अगर वो मीर के अशार आपको याद आएँ, जिसको फलक ने लूट के, याद आ रहा है कुछ? तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल आपको याद करके कमेंट्स में लिखना है। देखते हैं कि आप में से कौन मुकम्मल वीडियो देखता है, क्योंकि मैंने दरमियान में ये बात पूछी है आपसे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन देख रहा है। तो वो ये होमवर्क करके तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट्स में लिखें, ताकि पता चले कि आप वीडियो देखते हैं और पता चले कि आपका मुताला मीर के हवाले से भी है, क्योंकि नासिर को पढ़ेंगे और मीर को नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो बहरहाल, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि शायरी के अलावा नासिर के क्या मशागिल थे, तो आप क्या जवाब देंगे? सर, नासिर शायर होने के साथ एक अच्छे मुसव्विर भी थे, लेकिन चूँकि मुस्तकिल मिजाज ना थे, इसलिए इस मेहनत तलब काम से दामन बचा गए। उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, वो फ़रागत में मौसीकी से ख़ुद को बहलाते थे, बहुत देर तक गाते रहते थे, सारंगी से शौक़ फरमाते थे, लेकिन एक दिन बेजार होकर सारंगी ज़मीन पर फेंक दी। सबब वही मुस्तकिल मिजाजी का ना होना था। शतरंज खेलते थे, शिकार और घुड़सवारी के साथ उन्हें कबूतरबाजी का भी शौक़ था। एक बार एक इंटरव्यू में, हैरत की बात है लेकिन ऐसा हुआ था कि किसी इंटरव्यू पैनल का एक साहब हिस्सा थे, ये मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा, एक और इदारे में, एक और यूनिवर्सिटी में ये वाक़या रूनुमा हुआ। तो उन्होंने, उन साहब ने मुझसे पूछा था कि जनाब, नासिर को आपने पढ़ा है? मैंने कहा जी सर, बिल्कुल पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप बताइए कि नासिर को किस परिंदे के साथ ज़्यादा लगाव था, और नासिर ने जो है वो कौन सा परिंदा वो, यानी उनका कोई शेर नहीं पूछा और नासिर के फ़न के हवाले से, फ़िक्र के हवाले से नहीं पूछा। और तब मुझे इस बात का, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, मुझे इल्म नहीं था कि नासिर को कबूतर पालने का बड़ा शौक़ था, कबूतरों से उनको बड़ा लगाव था। तो बहरहाल मैंने कहा सर, मुझे उनके इस परिंदे से जो उनकी दिली मोहब्बत थी, जो उनसे, उस परिंदे से लगन थी, परिंदे के हवाले से, और जो वो बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़िक्र और फ़न के हवाले से मैं सवाल नहीं कर रहा, परिंदे के हवाले से कर रहा हूँ। बहरहाल मुझे वो नहीं आया। तो आपसे अगर पूछा जाए, ऐसे लोग टकरा जाते हैं, ऐसे लोग पैनल का हिस्सा भी होते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पर दुरुस्त थे। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि नासिर की ज़िंदगी में वाकई इस परिंदे का एक तरह से किरदार है कि नासिर का मशगला था कि वो कबूतर ना सिर्फ देखना पसंद करते थे, बल्कि कबूतरों से उनका शेरी हवाले से भी नाता बड़ा मज़बूत रहा। ठीक है जी, तो कबूतरबाजी का उन्हें शौक़ था। नासिर की शायरी में रात को क्या अहमियत हासिल है, ये सवाल अक्सर व बेशतर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो जिस किसी ने भी नासिर को तैयार किया है, आप लोग कहते हैं हमने तैयार किया है, हालांकि ये बात मुझे समझ नहीं आती कि आप नासिर को कैसे तैयार कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ख़ुद को तैयार करें। तो मैं आपकी ही लैंग्वेज में, आपकी ही ज़बान में बात कर रहा हूँ कि नासिर को जिन्होंने तैयार किया है इंटरव्यू के लिए, तो वो, अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि नासिर की शायरी में रात को क्या अहमियत हासिल है, तो उसका जवाब क्या होगा कि सर, रात नासिर की शायरी में बड़ी अहमियत रखती है। इस अहमियत की वजह बताते हुए वो ख़ुद कहते हैं कि रात तख्लीक की अलामत है, तारीकी की अलामत नहीं है, यानी अंधेरे की अलामत नहीं है, तख्लीक की अलामत है। दुनिया की हर चीज़ रात में तख्लीक होती है, फूलों में रस बढ़ता है, रात को खुशबुएँ जन्म लेती हैं, रातें जागती हैं लेकिन शहर सोता है। सर, नासिर का असल दिन शुरू ही रात 12 बजे के बाद होता था। रत जगे शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ ही रहे। उनके शेर देखिए, कहाँ है तू कि तेरे इंतज़ार में ए दोस्त। MS वर्ड का यहाँ पे कारनामा देखिए कि तू को यो कर दिया है, लेकिन आप यूँ पढ़िए इस शेर को कि कहाँ है तू कि तेरे इंतज़ार में ए दोस्त, तमाम रात सुलगते हैं दिल के वीराने। और अगला शेर है कि बस्ती वालों से छुपकर रो लेते हैं पिछले पहर, ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे।
तो इन 3 शेरों में आपको नासिर के हवाले से, नासिर की ज़िंदगी में, शायरी में रात का जो हिस्सा है, बल्कि अक्सर वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था फिर न जाने किधर गया वो। तो रात का ज़िक्र बार बार नासिर के कलाम में आता है। नासिर का रातों को जागना एक तख्लीकी अमल था और उन्हीं रत जगहों में उन्होंने जो कुछ तख्लीक किया वो आज हमारे पास उनके अशार की सूरत में मौजूद है। अगला सवाल अगर ये किया जाए कि कहते हैं नासिर काज़मी साइंसदान भी थे, वाकई कहते हैं कि नासिर काज़मी साइंसदान भी थे, उन्होंने कोई साइंसी तजुर्बा भी किया था, कुछ ईजाद किया था, तो आपका क्या जवाब होगा? सोचिए और बताइए। चलें मैं बता देता हूँ आपको, और मुझे ये बताइएगा कि आपको पता था पहले से। सर नासिर को नित नए तजुर्बे करने का शौक़ था। वक्त के साथ उनके मशागिल बदलते रहते थे, लेकिन जल्द ही वो उकता जाते थे। सर वो बाकायदा साइंसदान तो नहीं थे, लेकिन साइंस से उन्हें दिलचस्पी ज़रूर थी। जब वो 10वीं जमात में थे तो उन्होंने अपने दोस्त इफ्तिखार की हमराही में बम बनाया था। क्या बनाया था? बम बनाया था। आमतौर पर वो आतिशी मवाद से पटाखे बनाते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने क्या बनाया? बम बनाया। नासिर और उनके दोस्त ने जो 2 बम बनाए थे, उनमें से एक नासिर के पास था, जो उन्होंने तकसीम होने के बाद किसी मुमकिना ख़तरे से निपटने के लिए अपने पास रखा था कि अगर हालात ऐसे हो जाएं और मुझे ज़रूरत पड़े तो बहरहाल उनके जहन में जो ख़तरे थे उनके पेश नज़र उन्होंने अपने पास रखा। लेकिन बाद में ये दोनों बम जो है वो गिरा दिए गए थे और किसी को कानो कान ख़बर ना हुई। शहर वाले बड़े हैरान हुए कि ये धमाके कहाँ से हुए, किसने बनाया, किसने गिराया, लेकिन आखिर तक किसी को पता ना चल सका। नासिर के दोस्तों ने बम बनाने की तस्दीक की, और इस बात की तस्दीक नासिर की डायरी से भी होती है। तो ये सवाल किया जाता है कि नासिर ने क्या ईजाद किया था, साइंस से उनका क्या ताल्लुक़ था, क्योंकि सुनने में ये अजीब साउंड करता है, अजीब लगता है कि एक शायर जो है वो साइंसदान भी हो, लेकिन हो सकता है भाई क्यों। शायरी और ये हकीकतन मिजाज की बात होती है कि किसके मिजाज में क्या है। बाज़ लोग होते हैं बनी हुई चीज़ें जो हैं वो खोलकर, जैसे रेडियो आपके पास हो, आपके पास टेप रिकॉर्डर हो, टीवी आपके पास मौजूद हो, और थोड़ी सी ख़राबी हो जाए तो अब बनाना भी नहीं आता, लेकिन खोल कर बैठे हैं और कोशिश करते करते वो देखते हैं कि वो बन जाता है, सही तरह से काम करना शुरू कर देता है। तो बहरहाल जिनकी तबीयत में जुस्तजू होती है वो ये काम करते हैं। तो नासिर की तबीयत में ऐसा था। अच्छा, अब इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ चलें, बल्कि चलते हैं उसके बाद बात करते हैं। नासिर का कोई हमदिया शेर सुना सकते हैं? जी सर, नासिर की किताब पहली बारिश की पहली गज़ल का पहला शेर मुकम्मल तौर पर हमदिया शेर है। शेर कुछ यूँ है, बड़ा मशहूर शेर है और ये याद कर लीजिए, और सैल मुमतना की आला मिसाल भी है, और क्या बेहतरीन हमदिया शेर है। मैंने जब लिखना सीखा था, मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। तो ये खूबसूरत हमदिया शेर है। अगर आपसे कहा जाए कि नासिर का कोई हमदिया शेर सुनाइए, तो आप ये शेर सुना सकते हैं। ठीक है जी, नासिर का नज़रिया शेर क्या है? उन्होंने गज़ल को इज़हार ख़याल के लिए सबसे ज़्यादा मौज़ून सिन्फ़ क्यों समझा? इस पर बात करने से पहले एक और बात कि जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ ज़ाहिर है वो तवील होती हैं। आप 3 घंटे की फ़िल्म देख सकते हैं इतने टाइम में, और इतने ही वक्त में आप जो है 3-4 ड्रामों के एक साथ देख सकते हैं और मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। बहरहाल लोगों के साथ व्हाट्सएप पर गपशप कर सकते हैं, दोस्तों के साथ चाय का कप पी सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है इतने से टाइम में जब आप 3-4 काम और कर लें, ये घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे की जो है, बल्कि 2 घंटे की तो खैर अभी तक कोई वीडियो नहीं हुई, लेकिन 1 घंटे तक वीडियोस जाती हैं, ठीक है, या 1 घंटा 15 मिनट तक। तो एक साहिबा थी कि साहिब थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत से कमेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि सर काम की बात किया करें और वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी ना बनाया करें। तो भाई एक तो आपको अपने मतलब की चीज़ मिल रही है, ऊपर से आपकी डिमांड ये है कि नहीं इतना नहीं इतना। आप कोई फ़ीस भरते हैं, आप
क्या चैनल को देखने के लिए आपसे दस्तबस्ता गुजारिश की गई है कि जनाब प्लीज़ हज़ारों चैनल मौजूद हैं, उनको छोड़िए, हमारा चैनल आकर देखिए। जब आपको नज़र आ रहा है कि आप फ़िल्म पर 3 घंटे ज़ाया कर सकते हैं लेकिन वीडियो के लिए आपके पास 1 घंटा नहीं है, तो ये आपके लिए बेकार वीडियो हुई। जब वीडियो अच्छी नहीं है, तवील है, काम की बातें इसमें काम की बातों के अलावा बातें भी हैं, तो इस वीडियो को ना देखें। तो मैंने बड़े एहतराम के साथ उनसे कह दिया कि जनाब जो है आप किसी और चैनल का विज़िट कीजिए, वहाँ पर जाइए, यहाँ पर काम की बातें इसी तरह ही होती हैं। ठीक है, मेरी जो वीडियो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रट्टे के लिए एक मवाद दिया जाए। मैं चाहूँ तो इसकी PDF फ़ाइल आपको सेंड कर सकता हूँ, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो ये वीडियो है या इस तरह की जो भी वीडियोज़ होती हैं, वो एक तरह का आप यूँ समझिए कि आप यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठे हैं, किसी भी क्लास में बैठे हैं, आप मुझे 5वीं क्लास समझ लें, आप 5वीं जमात की क्लास समझ लें, ठीक है। लेकिन ये है कि सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा अगर आप उस नीयत से, उस शौक़ से ये वीडियो देखेंगे या सुनेंगे। तो अगर किसी को बोरिंग लगे, किसी को लगे कि काम की बातें इसमें नहीं हैं या इधर-उधर की बातें ज़्यादा हैं, तो जनाब जो है यही है। अगर पसंद आए तो सुनिए, पसंद ना आए तो अल्लाह हाफ़िज़, आप कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नासिर का नज़रिया शेर क्या है? सर, अपने नज़रिया शेर की वजाहत करते हुए नासिर ने एक जगह लिखा है कि तुम्हें पता है, शायरी सिर्फ मिसरे लिखने का नाम नहीं है। शायरी तो एक नुक्ता नज़र है ज़िंदगी को देखने का, चीज़ों को देखने का, उनको एक ख़ास मौज़ू तरीके से बयान करने का नाम शायरी है। वो समझते थे कि शायरी में ये क़ुव्वत है कि वो मुर्दा लम्हों को ज़िंदा कर देती है और वक्त जो गुज़र जाता है वो शायरी के ज़रिए गिरफ्त में लाया जा सकता है। गज़ल के हवाले से वो कहते हैं कि उन्होंने गज़ल को ख़ुसूसी तौर पर इख्तियार नहीं किया, गज़ल उन्हें बस एक सिन्फ़ के तौर पर पसंद थी। इस पसंद की एक अहम वजह ये भी हो सकती है कि उर्दू शायरी का बेशबहा ख़ज़ाना गज़ल की सूरत मौजूद है। नासिर ने भी सबसे ज़्यादा गज़लिया शायरी ही पढ़ी। जिस दौर में उन्होंने बाकायदा तौर पर मुशायरे पढ़ना शुरू किए, उन दिनों फ़ैज़, राशिद और मीराजी मकबूल आम थे और नज़में बड़े शौक़ से कहा करते थे। लेकिन साथ साथ यूसुफ़ ज़फ़र जैसे लोग उस वक्त भी गज़ल कह रहे थे। नासिर ने गज़ल में ये जिद्दत पैदा की कि उन्होंने सागर वही रखा लेकिन शराब बदल दी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? गज़ल में नई बात कही, हैयत वही है जो मीर की हैयत है, मीर की गज़ल की हैयत है, जो फ़िराक़ जिस तरह की गज़ल लिखते हैं या जो कोई भी गज़ल में तबा आज़माई करता है, तो गज़ल की हैयत तो वही है, लेकिन उसके अंदर आप क्या बयान कर रहे हैं, यानी फ़न वही है, फ़न गज़ल की हैयत वही है, शक्ल वही है, लेकिन उसके अंदर जो आप पेश कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। नासिर कहते हैं कि उस दौर में जब ये मीरा जी का तूती बोल रहा था और नून मीम राशिद हर जगह मकबूल आम थे और नई नज़्म की बात हो रही थी, ठीक, तो लोग हकीकतन नासिर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि गज़ल से बेज़ार नहीं थे, गज़ल में रिवायती सोच से बेज़ार थे। तो उन्होंने जब भी किसी से बात की जाती थी, मुशायरे में बात होती थी, तो वो यही कहते थे, मियाँ कोई नई बात कहो, यानी कोई नया शेर, कोई नई फ़िक्र, कोई नया अंदाज़ आपके पास मौजूद है तो ज़रूर से सुनाइए, वरना गज़लें तो बहुत सुनी हैं। तो नासिर ने क्या किया, क्या गज़ल में कमाल उनका क्या है, इनफ़रादियत क्या है कि उन्होंने हैयत तो वही इख्तियार की लेकिन बात नई कही और नए अंदाज़ से कही। नासिर की शायरी में हिजरत का दर्द मौजूद है। ये अलमिया उन पर और उनकी शायरी पर किस तरह असरअंदाज हुआ। अब ये तो बारहा सवाल किया भी जा चुका है और मुमकिन है कि इस बार भी आपसे सवाल हो, क्योंकि जहाँ पर नासिर की बात आती है वहाँ पर रात की बात आती है, वहाँ पर हिजरत की बात आती है, वहाँ पर मीर की बात आती है। तो हिजरत के हवाले से जब सवाल किया जाए कि शायरी में हिजरत का दर्द मौजूद है, उन्होंने हिजरत की थी, तो ये दर्द जो है वो शायरी पर असरअंदाज उनकी शायरी पर कैसे हुआ। सर, नासिर का ताल्लुक़ अम्बाला से था, जो एक छोटा सा शहर था, लेकिन नासिर को अपने इस शहर से बड़ी मोहब्बत थी, जिस तरह सबको होती है। उन्होंने इस शहर की गलियों में, रोड रस्तों पर घूमते हुए ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। परिंदों, बारिशों, फूलों, फलों और फितरत की तमाम तर खूबसूरती से यही उनकी आशनाई हुई थी।
इस जगह उनके अजीज़ दोस्त और रिश्तेदार बसते थे और एक दिन इसी जगह को बहालत मजबूरी उन्हें छोड़ना पड़ा, जिसका रंज उन्हें उम्र भर रहा। जब फसादात की ख़बरें हर जगह से आने लगीं तो नासिर ने ही अपने वालिद को अम्बाला छोड़कर लाहौर की तरफ हिजरत करने को कहा था। वो और उनके अहल खाना हिजरत करके लाहौर आ तो गए, लेकिन नासिर अपना आप अम्बाला छोड़ आए। उस शहर की यादों से वो कभी ख़ुद को आज़ाद न कर पाए। लाहौर ने उन्हें इंतज़ार हुसैन जैसे मुखलिस दोस्त दिए, लेकिन वो फिर भी अपने अम्बाला को ना भूल पाए। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले नासिर को लाहौर में ऐसी बेबसी का सामना भी करना पड़ा कि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए उन्हें अपनी वालिदा के ज़ेवरात तक बेचने पड़े। एक तो हिजरत बज़ाते ख़ुद दिलसोज़ वाक़या था, उसके साथ नासिर को ऐसे हालात ने मज़ीद हसास बना दिया और हिजरत का दर्द उनके जहन पर ऐसे नकुश छोड़ गया जो कभी मिट ना सके। हिजरत उनके कलाम में जा बजा मौजूद नज़र आती है। ऐसा नहीं कि वो उम्र भर माजी के मलबे तले दबे रहे, बल्कि उन्होंने उम्मीद का दिया भी जलाया। आने वाले अच्छे दिनों का यकीन लेकर ज़ीस करते रहे, शेर कहते रहे। कहते हैं, मायूस ना हो उदास राही, मायूस ना हो उदास राही, फिर आएगा दौरे सुबगाही। अगला सवाल, नासिर ने शायरी में अपना जानशीन किस शायर को करार दिया था? कहते हैं कि मीर का जानशीन जो था वो नासिर था। तो आप ये बताइए ज़रा कि नासिर का शेरी जानशीन कौन था? तो जनाब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि सर उन्होंने अपना शेरी जानशीन अहमद मुश्ताक जो कि एक शायर थे उनको करार दिया था, कि इनको कहा था कि ये मेरे शेरी जानशीन हैं अहमद मुश्ताक। तो ये नाम याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि नासिर का शेरी जानशीन कौन है तो आप कहें कि अहमद मुश्ताक। क्या नासिर काज़मी हकीकत पसंद थे या अक्सर शायरों की तरह तसव्वुर की दुनिया के रहने वाले थे? सर उनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ का मुताला करें तो हमें वो वाज़ेह तौर पर हकीकत पसंद नज़र आते हैं। उनका बार बार मिजाज के ख़िलाफ़ मुलाज़मतें हासिल करना, ज़िंदगी करने का सामान हासिल करने की कोशिश करना और एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना उनके हकीकत पसंद होने का सबूत है। जिन दिनों अक्सर अदीबों के लिए सरकारी मुलाज़मत हुकूमत के हाथों अपना आप बेचने जैसा अमल था, उन दिनों नासिर का नज़रिया सबसे मुख्तलिफ था। वो समझते थे कि शायर एक माशरती फ़र्द भी है जिसकी ज़रूरियात भी वही हैं जो माशरे की किसी भी आम फ़र्द की हो सकती हैं, और इन ज़रूरियात की तकमील के लिए मुलाज़मत बेहद ज़रूरी है। बल्कि वो ऐसे अदीबों को अच्छा समझता था जो मशक़ सुखन के साथ ज़रियाए मुआश के लिए भी फ़िक्रमंद रहते थे। यानी सिर्फ़ शायरी नहीं करनी है, बच्चों का पेट भी तो पालना है। और जैसे कोई शायर हो लेकिन साथ साथ वो लेक्चरार हो। आप में से बहुत से शायर होंगे लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि हम लेक्चरार बने। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायरी से आप इस दौर में यहाँ पर हमारे यहाँ जहाँ शायरी की जो कदर व कीमत है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो बहरहाल शायरी से कम कमा नहीं सकते या बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, क्योंकि यह गालिब का दौर नहीं है कि आपको शेर कहने पर वजीफ़ा मुकर्रर किया जाएगा। तो आज के अदीब की ज़रूरत है, आज के शायर की ज़रूरत है कि वो ज़रिया मुआश का इंतखाब करे। यूरोप में ऐसा होता है कि शायर फ़कत शायर होता है, अफ़साना निगार जो है वो सिर्फ़ अफ़साने लिखता है और नावल निगार सिर्फ़ नावल लिखता है और अपने नावल से ही कमाता है। यहाँ पर किताब आई नहीं और उसकी PDF बनाई नहीं और आम की नहीं, और फिर शायर और पब्लिशर जो है वो एक दूसरे को देखते रहते हैं कि भाई किताब हमने फिर पब्लिश क्यों की, इसका वर्जन ही निकालना था। बहरहाल ये अलग बहस है, कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन किताब पढ़िए, PDF से दूर भागिए। सिर्फ़ उन किताबों की PDF फ़ाइल को देखिए या बनाइए जिन किताबों के ख़त्म होने का ख़दशा है या जिनको बहुत ज़्यादा अरसा, जो हाल ही के दौर की किताबें हैं, जो मीर के दौर की किताबें हैं, जिनका रीपब्लिश होना, दोबारा शाया होना मुश्किल अमर है। ठीक है जी। तो तरक्की पसंद तहरीक जब थी और ये जब लिखने वाला या अफ़साना निगार, तो समझा क्या जाता था कि भाई ये चूँकि सरकारी मुलाज़मत करते हैं लिहाजा अब जो है वो ये अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक है, हालाँकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो सरकारी मुलाज़मत हुकूमत के हाथों अपना आप बेचने का नाम नहीं है, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाना भी ज़रूरी है। तो नासिर उस शख्स को अच्छा समझते थे और नासिर ने ख़ुद किया। उन्होंने भी सरकारी इदारों में मुलाज़मत इख्तियार की।
तो उन दिनों नासिर का नज़रिया सबसे मुख्तलिफ था। वो समझते थे कि शायर एक माशरती फ़र्द भी है जिसकी ज़रूरियात भी वही हैं जो कि आम फ़र्द की ज़रूरियात हैं, और उन ज़रूरियात की तकमील के लिए मुलाज़मत ज़रूरी है। वो ऐसे अदीबों को अच्छा समझता था जो मश्क़ सुख़न के साथ साथ ज़रिए मुआश के लिए भी फ़िक्रमंद रहते थे और उसके लिए तवज्जो करते थे। ठीक है जी, वो अदीब को ज़िम्मेदार माशरती फ़र्द देखना चाहते थे, बेबस और लाचार नहीं। सर, तसव्वुर की दुनिया में रहने वाला शख्स हकीकी दुनिया और इस दुनिया से मुताल्लिक़ा मामलात के बारे में ऐसी सोच नहीं रख सकता। ये तमाम दलाइल किस हवाले से हैं कि शायर यानी नासिर हकीकत पसंद थे आम ज़िंदगी में, या अक्सर शोरा की तरह तसव्वुर की दुनिया के बासी थे, तो वो हकीकत पसंद थे। ये मेरी राय है, आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है, जो बहस करेगी किस पर? आपके मुताले पर। नासिर काज़मी की शादी कब और किससे हुई, इस हवाले से कुछ बताइए। सर, नासिर की शादी शफ़ीक़ा बेगम से हुई जो उनके खालू की बड़ी बेटी थी। नासिर के वालिदैन और शफ़ीक़ा बेगम के वालिदैन के दरमियान इस पर बात हुई थी, और यूँ समझिए कि एक तरह से तय थी। शादी में ताख़ीर नासिर की बेरोज़गारी के बायस होती रही, लेकिन जब वो हुमायूं के मुदीर बने तो रोज़गार का कोई मसला ना रहा और ये शादी 6 जुलाई 1952 को हुई। हफ़ीज़ होशियारपुरी ने नासिर की शादी की तारीख़ यूँ निकाली: शायर शहर तरब शादां शुदा, शायर शहर तरब शादां शुदा, ईद शायर शहर तरब। शायर शहर तरब शादां शुदा, ईद शायर शहर तरब। ठीक है जी, ये किसने निकाली? हफ़ीज़ होशियारपुरी ने। नासिर रेडियो पर भी बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम करते रहे थे, यानी रेडियो पर काम करते थे वो। उनका एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम उन दिनों आता था। उस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानते हैं तो बताएं। जी सर, नासिर को हफ़ीज़ होशियारपुरी ने उनकी सिफारिश से, उनके कहने से, उनकी तवस्सुत से रेडियो पर स्क्रिप्ट राइटर का काम मिला था। रेडियो पर उनका सबसे मकबूल प्रोग्राम जो था, उस प्रोग्राम का नाम था सफ़ीनाए गम। जी हाँ, ये प्रोग्राम सफ़ीनाए गम के नाम से चला करता था, जिसके स्क्रिप्ट राइटर नासिर थे, और प्रोग्राम में मारूफ शोरा का कलाम भी वो ख़ुद तहतुल लफ्ज़ पढ़ा करते थे। इसी प्रोग्राम में वो नासिर नकाज़मी जो थे वो क्लासिकी शोरा का कलाम बड़े नामवर गुलकारों की मदद से पेश करते थे। यानी एक तो शायरी ख़ुद पढ़ते थे तहतुल लफ्ज़, और नामवर जो गुलकार थे उनसे गवाते थे क्या, जो क्लासिकी शोरा का कलाम था। सफ़ीनाए गम प्रोग्राम का नाम था। अच्छा जी, अगला सवाल है कि किस बड़े अदीब ने नासिर काज़मी का एक ज़ाती ख़त अपनी मशहूर किताब में शाया किया, और उस ख़त में क्या था? सर, नासिर काज़मी ने कुदरतुल्लाह शहाब को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया था, और वो ये ख्वाहिश थी कि वो बैरून मुल्क मुलाजमत चाहते थे। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी मारूफ़ किताब शहाबनामा में उनका ये ख़त शाया किया है, जबकि नासिर की ख्वाहिश की तकमील ना हो सकी। सबब कोई भी रहा हो, वो हमारे ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ख़त शहाबनामा का हिस्सा है, और नासिर ने यह ख़त लिखा था। तो पूछा जाता है कि किस बड़े राइटर को नासिर ने ख़त लिखा था। तक़सीम के बाद किस नक्काद ने कहा कि पाकिस्तान को नया शायर नासिर काज़मी के रूप में मिल गया है? ये स्टेटमेंट, ये जो बात है, ये किस नक्काद ने कही? तो नक्काद का नाम था हसन अस्करी। हसन अस्करी ने कहा कि पाकिस्तान को नया शायर नासिर काज़मी के रूप में मिल गया है। अगला सवाल है, नासिर को सानिए मीर और मीर का पैरोकार कहा जाता है। आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं क्या नासिर कुनूती शायर थे? अब ये सवाल अक्सर व बेशतर किया जाता है, बल्कि ये समझा जाता है, कोई पूछता है कि सानिए मीर कौन है, तो हम कहते हैं नासिर है। तो इस हवाले से देखिए कि इसका जवाब क्या होगा, क्या होना चाहिए। सर, नासिर ने अच्छे शेर की तारीफ़ करते हुए इंतज़ार हुसैन से कहा था। ये गौर से सुनिएगा, रटे रटाए हुए जो नज़रियात हैं वो आप भूल जाएंगे। अच्छा शेर वो है जिसे सुनकर आपको किसी और शायर का कोई शेर याद ना आए, बस यही अच्छा लिखना है। अगर मेरा शेर सुनकर तुम्हें गालिब का शेर याद आए, तो जैसे हाथी के पाँव के नीचे चूंटी का हाल होता है,
वही हाल होगा मेरा। ये इंतज़ार हुसैन से कहा था किसने? नासिर ने, कि अगर कोई शेर आप पढ़ते हैं और आपको लगे कि अरे ये वो गालिब के उस शेर जैसा है ना, तो समझें कि मिसाल क्या दी है नासिर ने कि हाथी के पैर के नीचे जो हाल चूंटी का होगा वही समझो कि मेरा होगा। अगर मेरा शेर पढ़कर किसी को गालिब का शेर याद आए या मीर का शेर याद आए, तो जो यानी नासिर क्या कह रहे हैं कि मैं क्या अच्छे शेर की तारीफ़ मेरे नज़दीक क्या है। सर नासिर की इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि ना तो वो सानी मीर हैं और ना ही मीर के रंग को अपनाने के ख्वाहिशमंद, बल्कि वो अपनी अलग डगर पर चलना चाहते थे और वो चले भी। मारूफ नक़ाद शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने भी इस बात की तरदीद करते हुए कहा है कि नासिर पर मीर या गालिब समेत किसी का असर नहीं। उनकी क्या स्टेटमेंट है, वो क्या कहते हैं, किस बात की तरदीद करते हैं कि लोग कहते हैं कि ये नासिर जो है वो पैरोकार हैं किसके? मीर के। तो उन्होंने तरदीद की और कहा है कि मीर का या गालिब का किसी का नासिर पर असर नहीं है। ये और बात है कि मीर की तरह नासिर के कलाम पर भी गम का रंग गालिब है। मीर दिल्ली के उजड़ने पर गमगीन था तो नासिर पूरी तहज़ीब के उजड़ने का दुख लिए हुए था। दोनों के दुख यकसां थे, लेकिन इस दुख के इजहार का तरीका दोनों का अलग था। नासिर के यहाँ कुनूतियत नहीं, उम्मीद नज़र आती है। शेर देखिए, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो जो ये कहे उसके यहाँ मायूसी, उदासी तो बहरहाल वक्ती एक एहसास है, लेकिन मायूसी उसके यहाँ नहीं मिल सकती। ठीक है जी, ये तो उम्मीद का शायर है नासिर। नासिर पर एक मारूफ अफसाना निगार की बेटी ने तहकीकी मकाला लिखा था। मकाला निगार का नाम बताएं। मैंने आप कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि किन तहकीकी मकालों को ज़ेर गौर लाया गया नासिर का जब मैं मुताला कर रहा था। तो अब बताएं कि उनमें से जो एक मकाला था पीएचडी का, गालिबन वो एक मारूफ अफसाना निगार की बेटी थी, उन्होंने लिखा था। किस अफसाना निगार की बेटी? जी सर, नासिर पर अहमद नदीम कासमी की बेटी डॉक्टर नाहिद कासमी ने मकाला बउनवान नासिर काज़मी शख्सियत व फ़न लिखा था। नासिर की गज़ल के बारे में आपकी क्या राय है? सर नासिर ऐसे शायर हैं जिन्होंने इकबाल के बाद गज़ल की सरपरस्ती की, उसे नया रंग दिया। गज़ल जो कभी उरूज कभी ज़वाल का सामना करती रही, उसे मुस्तहकम बनाया। मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि नासिर अदबी उफ़क़ पर जब नमूदार हुए तो उस वक्त फ़ैज़, मीराजी और नून मीम राशिद का बोलबाला था और उनकी नज़मों का चारसू चर्चा था। ऐसे आलम में चंद लोग ही थे जो गज़ल लिख रहे थे और उन चंद लोगों में नुमायाँ नासिर की आवाज़ थी। उस दौर में दो आवाज़ें बड़ी तवाना थीं, एक तरक्की पसंदों की और दूसरी पाकिस्तानी अदब का नारा लगाने वालों की। ऐसे आलम में नासिर ने अपनी राह ली, हिजरत के दुख और यादों की सूंधी खुशबू में बसी गज़लें लिखीं, जिन्होंने शायरी से दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो जल्द ही अपनी तरफ मबजूल करवा ली। नासिर के बकौल जो गज़लें उन्होंने कहीं वो जदीद अहद के तकाज़ों के मुताबिक कहीं, इसलिए उन्होंने अपनी जगह बनाई। नासिर की गज़ल का कमाल ये है कि उन्होंने मीर गालिब और फ़राक़ो हसरत को पढ़ा तो सही, लेकिन उनसे अदायगी का अंदाज़ नहीं लिया। उनकी फ़िक्र, उनका अंदाज़, उनका मुकम्मल फ़न बस उन्हीं का है जो उन्हें सबसे अलग करता है। नासिर की गज़ल अनदेखी दुनिया की रुदाद नहीं सुनाती। नासिर की गज़ल अनदेखी दुनिया की रुदाद नहीं सुनाती, बल्कि अपने इर्द गिर्द से गहरा ताल्लुक़ रखती है। फितरती रंगों, बदलते मौसमों, फूलों से, पत्तियों से, गर्ज़ की हर उस चीज़ से जो मिलकर फितरत का हुस्न बनाती हैं, नासिर की गज़ल का वास्ता है। अगर यूँ कहा जाए कि नासिर की गज़लें ही उसकी पहचान हैं तो मुबालिगा ना होगा। नासिर ख़ुद कहते हैं, उरूज पर है मेरा दर्द इन दिनों नासिर, मेरी गज़ल में धड़कती है वक्त की आवाज़। यानी उन्होंने जो कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक है, तो अपने शेर में भी उन्होंने यही कहा है कि मेरी गज़ल में धड़कती है वक्त की आवाज़। नासिर की नज़मों के बारे में आपकी क्या राय है? गज़ल 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 और नासिर और गज़ल साथ साथ आते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे भाई नज़में भी तो कहीं हैं ना, भले उनका मिजाज गज़लों जैसा है लेकिन कहीं हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो राय क्या है? राय ये है कि नासिर की नज़में बिलाशुबा अच्छी हैं, लेकिन उनकी गज़लें इतनी कवि और तवाना हैं कि उनके आगे उन्हीं की नज़में सर झुकाए खड़ी नज़र आती हैं। गज़ल से नासिर की ऐसी मुनासबत है कि नज़्म लिखते हुए भी अक्सर औक़ात गज़ल का मिजाज चुपके से दराता है, जिसे नासिर महसूस ना भी कर पाए हों, लेकिन उनका कारी शिद्दत से महसूस कर लेता है।
उन्हीं की एक नज़म निशात रूह देखें तो उसमें गज़ल का रंग नुमाया नज़र आएगा। इस नज़म की इब्तदा से इंतहा तक यानी शुरू से आखिर तक एक ही काफ़िया चला आता है। उनकी नज़मों में भी फ़ितरत की वही रंगीनियाँ नज़र आती हैं जो उनकी गज़लों में मौजूद हैं। नासिर अगर गज़ल जैसी तवज्जो नज़म पर देते तो उनकी फ़िक्र में वो क़ुव्वत थी कि आज उनका नाम नून मीम राशिद, फैज़ और अख्तर शीरानी के साथ लिया जाता। किस हवाले से? नज़म के हवाले से। अच्छा, एक और सवाल भी पूछा जाता है, किसी ने मुझे कहा कि सर इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि नासिर काज़मी मज़हबी हवाले से किस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। सर डॉक्टर हसन रिज़वी नासिर पर लिखे हुए अपने तहकीकी मकाले वो तेरा शायर वो तेरा नासिर, नासिर काज़मी शख्सियत और फ़न में नासिर के अक़ीदे के हवाले से वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि नासिर का अक़ीदा बिल्कुल वाज़ेह है। वो इब्तदा से शिया असना अशरी थे और मरते दम तक पक्के और सच्चे मोमिन थे। नासिर काज़मी शिया होते हुए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े हामी थे। वो कहा करते थे कि दीन व दुनिया को जानने के लिए कुरान मजीद का मुताला बहुत ज़रूरी है। नासिर के 2 नातिया अशार सुनाएं। अगर ये कहा जाए तो क्या जवाब देंगे आप? वो 2 अशार कौन से हैं? सर नासिर की किताब निशात ख्वाब में ये नातिया अशार मौजूद हैं। सब जहानों की रहमत कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब आप शेर पढ़ें तो किस तरह पढ़ेंगे नातिया शेर? अगर आपसे कहा जाए कि 2 नातिया शेर पढ़िए तो आप क्या कहेंगे? सब जहानों की रहमत कहा आपको, सब जहानों की रहमत कहा आपको, कितना खुश है खुदा या नबी आपसे, ख़त्म है आप पर शान पैगम्बरी, ये रिवायत मुकम्मल हुई आपसे। सब जहानों की रहमत कहा आपको, कितना खुश है खुदा या नबी आपसे, ख़त्म है आप पर शान पैगम्बरी, ये रिवायत मुकम्मल हुई आपसे। तो ये 2 नातिया शेर याद कर लें और जब कभी कहा जाए कि नासिर के नातिया शेर सुनाएं तो आप ये शेर सुना सकते हैं। आपने कहा कि नासिर मसलक के एतबार से शिया थे। शोहदाए करबला के हवाले से लिखे हुए उनके कोई भी 2 शेर सुना दें जिसमें उन्हें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा से बेहद अक़ीदत थी। इस अक़ीदत का इज़हार उन्होंने अपने अशार में भी किया है। शेर कुछ यूँ हैं। लहू लहू है ज़बाने क़लम बयां के लिए, ये गुल चुने हैं शहीदों की दास्तां के लिए, दिया बुझा के ये कहते थे साथियों से हुसैन, जो चाहे ढूंढ लो रास्ता कोई अमा के लिए। नासिर के एक शेर में शरीक सुखन की तरकीब इस्तेमाल हुई है। सुखन तो शायरी को कहते हैं। आप वो शेर सुनाने के साथ ये भी बताएं कि शेर में उसका मफ़हूम क्या निकलता है। सर नासिर का शेर है, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। सर इस शेर में नासिर अपने महबूब से मुखातिब है और सर सुखन के एक मायने बात के भी होते हैं और यहाँ सुखन से मुराद गुफ्तगू या बातें हैं। नासिर की शायरी तमसाल निगारी की उम्दा मिसाल है। तमसाल निगारी की वजाहत के साथ कोई एक शेरी मिसाल भी पेश कीजिए। सर जब शायर किसी वाक़े, ख़याल या मंज़र को इस अंदाज से पेश करे कि शेर पढ़ने वाला तसव्वुर की आँख से वो सब देख सके तो उसे तमसाल निगारी कहते हैं। नासिर की शायरी में भी इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। शेर देखिए। हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। नासिर ने मीर के हवाले से एक बहुत अहम मज़मून लिखा था, उसके बारे में बताएं। सर नासिर काज़मी ने मीर पर एक तवील मज़मून मीर हमारे अहद में लिखा जो सबसे पहले सवेरा में छपा और अब उनकी किताब खुश्क चश्मे के किनारे में मौजूद है। ये मज़मून पढ़कर अंदाज़ा होता है कि नासिर अच्छी तनकीदी बसीरत रखते थे। मीर को जितना ज़्यादा उन्होंने पढ़ा था ये मज़मून उतना ही अच्छा और बेहतरीन मालूमात से मुज़य्यन है। मुज़फ़्फ़र अली सैयद कहते थे कि मीर को उर्दू अदब की तारीख़ में नासिर काज़मी से ज़्यादा शायद ही किसी ने पढ़ा हो। यही वजह है कि बाज़ साहिबाने अक़ल व शऊर को नासिर के अशार पर मीर का असर नज़र आता है। इस मज़मून में एक जगह नासिर ख़ुद इकरार करते हैं कि मैं मीर साहब का रसिया हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं लेकिन मैं मीर परस्त नहीं। यह गौर करने के जुमले हैं कि एक जगह वो कहते हैं मैं मीर साहब का रसिया हूँ, लेकिन साथ साथ क्या एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं मीर परस्त नहीं। यहीं से दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं। मीर फ़हमी के हवाले से यह मज़मून बेहद अहमियत का हामिल है। मज़मून कौन सा है?
मीर हमारे अहद में। अगला सवाल, किताब पहली बारिश का दीबाचा किसने लिखा? सर, पहली बारिश का दीबाचा गालिब अहमद ने अर्ज़ सुखन के उन्वान से लिखा। हिजर की रात का सितारा नासर के हवाले से बेहतरीन किताब है, इसको किसने मुरतब किया? सर, इस किताब के दो मुरतबीन हैं, एक अहमद मुश्ताक और दूसरे बासर सुल्तान काज़मी। बड़ी मशहूर किताब है, हाथ आए रसाई हो सके तो लाजमी तौर पर पढ़िएगा। नासर के हम असर शोरा में से 5 शोरा के नाम बताएं। परवीन शाकिर, अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, मुनीर न्याजी और फैज़ अहमद फैज़ नासर के हम असर शोरा थे। कौन से? परवीन, अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, मुनीर न्याजी और फैज़ अहमद फैज़। नासर का कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें ताली हो। ताली के मुतल्लिक़ आप जानते होंगे ज़रूर, यानी जब शायर अपनी ऐसी सनत जिसमें शायर अपनी बड़ाई बयान करता है, जैसे मीर ने कहा ना कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो नासर की शायरी में ऐसा कुछ है। सर, नासर का बड़ा मशहूर शेर है कि हमने आबाद किया मुल्क सुखन, हमने आबाद किया मुल्क सुखन, कैसा सुनसान समा था पहले। तो ये इसमें एक ताली का एक रंग नज़र आता है। आप अपनी पसंद की नासर की कोई गज़ल सुनाएं। सर, यूँ तो मुझे नासर की कमोबेश तमाम गज़लें बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गज़ल जो मैं अक्सर सुनता भी हूँ और तन्हाई मैसर हो तो गुनगुनाता भी हूँ, आपको वही गज़ल सुनाता हूँ। अच्छा, अब यूँ है कि यहाँ इस सवाल के जवाब में आप अपना जवाब ख़ुद तय कीजिए। अगर आप गुनगुनाते नहीं हैं तो ये मत कहिएगा, ऐसा ना हो कि वो आपसे कहें कि गुनगुना के सुनाइए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप उनसे कहिएगा कि मुझे ये गज़ल पसंद है। अगर आप वाकई गुनगुना सकते हैं या सकती हैं तो फिर ये तो अच्छी बात है, आप ये भी कह सकते हैं। यानी जवाब ऐसा ना हो कि लगे कि आपने रट्टा लगाया हुआ है और आपने वो अच्छा, एक तो जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है, जो पैनल का जो माहिर मज़मून होता है, उसका मिजाज देखना पड़ता है। कुछ लोग चाहते हैं कि टू द पॉइंट बात हो, यानी जो पूछा है उसके जवाब हो। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने कहा कि नासिर की ऐसी किताब का नाम बताइए जो मुसलसल गज़लें 24 मुसलसल गज़लें उसमें मौजूद हैं, तो आप अगर ये कहेंगे कि सर नासिर काज़मी ने की ज़िंदगी में बरगने आया था, उसके बाद ईमान आया, उसके बाद एक और किताब आई थी पहली बारिश जो है, उसमें 24 गज़लें, तो वो उनको ये जवाब पसंद नहीं आएगा। हालांकि जवाब दुरुस्त है। वो कहेंगे कि नासिर वो सवाल क्या कर रहे हैं कि नासिर काज़मी कि वो किताब, उस किताब का नाम बताएं जिसमें मुसलसल गज़लें मौजूद हैं, 24 मुसलसल गज़लें मौजूद हैं। तो आप कहें सर पहली बारिश, ख़त्म। यानी कुछ इस मिजाज के होते हैं, कुछ इस मिजाज के होते हैं कि आपका तफसीली जवाब सुनना चाहते हैं, आपकी अपनी तरफ से आपके जो ख़यालात हैं वो सुनना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात नहीं सुनना चाहते। अब ये फ़ैसला कौन करेगा, कौन जानेगा? आप जानेंगे जो इंटरव्यू हॉल में दाखिल होंगे, जो पैनल के रूबरू होंगे। पहले 2 मिनट में अंदाज़ा हो जाता है, जब सवाल व जवाब किए जाते हैं तो आपको पता चल जाता है, या आपसे पहले जिसका इंटरव्यू हुआ हो तो उन साहब या साहिबा से मालूम कीजिएगा, तो उनको तजुर्बा होगा तो वो आपको बता देंगे। तो वैसा ही जवाब, ठीक है जी। अब जो भी आपको गज़ल याद हो नासिर की या जो भी पसंद हो तो आप वो याद कर लें। मुझे ये याद है, मुझे पसंद है, तो मैंने ये लिखी है। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, मर रहेंगे अगर अब याद आया। फिर कई लोग नज़र से गुज़रे, फिर कोई शहर तरफ याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठकर सायाए गुल में नासिर, बैठकर सायाए गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया।
तो जनाब ये गज़ल थी, आप कोई और गज़ल याद कीजिएगा, सुनाइएगा। ये गज़ल सुनाई जाएगी तो हो सकता है कि ये सवाल किया जाए कि ये गज़ल एक बड़ी मारूफ गुलकारा ने गाई है। गुलकारा का नाम बता सकते हैं? जी सर, ये गज़ल मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां ने बहुत अच्छी गाई है। किसने गाई है? मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां ने। ठीक है जी। नासिर की नज़मों में से कोई नज़म जो आपको पसंद हो और उसके आप चंद शेर सुना सकें। अब गज़लें तो सबको याद होती हैं, लेकिन अगर नज़म पूछा जाए, क्योंकि आप नज़म के बारे में नासिर को पसंदीदा शायर बता रहे हैं, तो जी सर, नासिर की नज़म गरीब शहर मुझे बड़ी पसंद है। इस नज़म के चंद अशार आपकी गोश गुजार करता हूँ। रात सुनसान आदमी न दिया, रात सुनसान आदमी ना दिया, किससे पूछूं तेरी गली का पता, शहर में बेशुमार रास्ते हैं, क्या खबर तू किधर गया होगा। आ रही है ये किसके पाँव की चाप, फैलता जा रहा है सन्नाटा। ये मेरे साथ चल रहा है कौन, ये मेरे साथ चल रहा है कौन, किसने मुझको अभी पुकारा था। सामने घूरती हैं दो आँखें, सामने घूरती हैं दो आँखें, और पीछे लगी है कोई बला। आपको नासिर क्यों पसंद है? ये बड़ा अहम सवाल है अगर गौर करें तो, क्योंकि पूरी तफसीली इस सवाल पर बहस करती है। अब तमाम चीज़ों को छोड़कर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पसंदीदा शायर के बारे में तो आपने खैर बताया, तैयारी की है आपने, लेकिन आपको नासिर ही क्यों पसंद है? कासमी क्यों पसंद नहीं है? फराज क्यों नहीं ज़्यादा पसंद? सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है वो नासिर क्यों है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर, नासिर को पसंदीदा शायर कहने और समझने के पीछे कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह उनका सहल उसलूब बयान है। सर, नासिर की कोई भी गज़ल सुने तो यूँ लगता है जैसे कोई हमारे साथ बैठा हमसे हमारी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा है, हमें ज़िंदगी करने के असरार और रमूज़ बता रहा है। उनके शेर सुनते ही याद हो जाते हैं, यानी हर शेर सहले मुमतना की उम्दा मिसाल है। और दूसरी वजह फ़ितरत की रंगीनी है। मुझे फ़ितरत के रंग बेहद पसंद हैं और ये रंग नासिर के कलाम में जा बजा बिखरे हुए हैं। नासिर का इंतकाल कब और किस बीमारी के बायस हुआ? सर, नासिर काज़मी को मादे का कैंसर था। मर्ज़ बढ़ जाने के बायस 2 मार्च 1972 को सुबह 5 बजे उनका इंतकाल लाहौर में हुआ। सर, नासिर ने एक बार अपनी डायरी में लिखा था कि मर जाऊंगा तो दुनिया रोएगी, और सर ऐसा ही हुआ। जिस दिन नासिर का इंतकाल हुआ पूरा लाहौर शहर उदास था। जो कॉलेज थे वो दुख में बंद कर दिए गए थे, सोग मनाया गया था। नासिर से मोहब्बत करने वाले रो रहे थे, लेकिन मौत तो आखिर आकर ही रहती है। नासिर ने कहा था, वो यानी पहले ही वो लिख गए थे कि वो हिज्र की रात का सितारा, वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। अगला सवाल, उनकी कब्र के कुतबे पर उनका कौन सा शेर दर्ज है? किनकी कब्र के कुतबे पर? नासिर की कब्र के कुतबे पर उनका कौन सा शेर दर्ज है? सर, उनकी कब्र के कुतबे पर उनका ये शेर दर्ज है। कौन सा? दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। जी, तो जनाब ये थे नासिर काज़मी, जिनकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक उनकी तख्लीक़ात के बारे में, उनके फ़न के बारे में, उनकी फ़िक्र के बारे में तफ़सीलन आपको बताया गया। और ये तफ़सील 2 हिस्सों में मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को 2 हिस्सों में पेश करूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 1 घंटा और 25 मिनट से ज़ायद की वीडियो है, तो इसको 2 हिस्सों में पेश किया जाएगा। आप अगर नासिर को पसंदीदा शायर के तौर पर तैयार कर चुके हैं तो नासिर की इस वीडियो को गौर से देखें। तमाम जो चीज़ें हैं उनका वो मालूमात मैं बता चुका हूँ कि PhD सतह के मकाले हैं उनसे ली गई है, उनका मुताला किया गया है और फिर ये लिखा गया है पूरा इंटरव्यू। तो अगर आपकी तरफ से इस इंटरव्यू पर, जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, यानी सिर्फ तमाम चीज़ों को छोड़कर ये देखें कि 1 घंटा और 25 मिनट की वीडियो में मैं मुसलसल बोलता रहा हूँ, तो ये भी कोई आम बात नहीं है। और इस हाल में कि मेरी आवाज़ जो है वो
जैसे आम दिनों में आवाज़ होती है और बग़ैर तकलीफ़ के हम बोल सकते हैं, तो वो वाला हाल नहीं है। मेरे गले में तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद आपका इंटरव्यू है और मुझे इसका ख़याल है, क्योंकि आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं। आप देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, और हमारे चैनल पर क्या लिखा हुआ है कि किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है जी, जिस तरह पूरी ईमानदारी के साथ आप तक ये वीडियो पहुंचाई गई है, तो पूरी ईमानदारी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर अपनी राय दीजिएगा। कोई सवाल हो जो इसमें रह गया हो, क्योंकि कोई नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं तशनगी रह जाती है। इल्म एक समंदर है और उस पूरे समंदर को कूज़े में नहीं बंद किया जा सकता। तो सवाल अगर कोई रह गया हो जो कि मेरे नज़दीक नहीं रहा, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये सवालात जो इंटरव्यूज़ में नासिर के हवाले से पूछे जाते हैं वो भी कलेक्ट किए गए, जमा किए गए, और साथ साथ मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर हमने पूछा था कि नासिर के हवाले से आपके जहन में कौन से सवालात हैं, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह के दीगर प्लेटफार्म्स पर। तो जो तलबा व तलबात ने सवालात पूछे, उन सवालात को यकजा किया गया, उन तमाम चीज़ों को बयान करने की कोशिश की गई, जहाँ जिन चीज़ों के जवाबात अमूमन आसानी से नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो को ऑनलाइन देखिएगा, बार बार देखिएगा, और अगर ज़्यादा मुखलिस हैं आप हमारे चैनल के साथ, तो अगर आपके पास नेट भी ज़ाहिर है कि ज़रूरत से ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, तो इसको बार बार प्ले कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आपकी तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिलता रहे। शाद रहिए, आबाद रहिए। मेरी दुआ, जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, किसी न किसी का इंटरव्यू हो चुका होगा, किसी का होने वाला होगा, मेरी आप तमाम तलबा व तलबात के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाब करे, लेक्चरार बनाए, और आपके ख्वाब पूरे हों, और आपकी मेहनत रायगान ना जाए। और मेहनत रायगान नहीं जाती, आप मेहनत कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, ज़रूर आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।